बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायबिटिक रेटिनोपैथी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखें, डायबिटिक रेटिनोपैथी है क्या चीज़। इट्स अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, ऑफ रेटिना दैट अकर इन डायबिटीज मिलाइटिस। मतलब ये कि आंखों से पता लगाना हो कि बंदे को शुगर है कि नहीं, तो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी देख लेंगे, रेटिना देखेंगे बंदे का और हम बता देंगे पेशेंट को कि तुझे है ये डायबिटीज मिलाइटिस, शुगर की बीमारी या नहीं है, ठीक है। समझे वो किस तरह? वो इस तरह कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डायबिटीज मिलाइटिस। डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो रिस्क फैक्टर है ना, वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी डायबिटिक रेटिनोपैथी को। एक है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस, कि कितनी देर तक डायबिटीज मिलाइटिस है बंदे को। जितनी ज़्यादा देर से है, यानी 5 सालों से है, तो डायबिटीज रेटिनोपैथी की जो चांसेस हैं वो कम होंगे। अगर 10 सालों से है डायबिटीज़ तो ज़्यादा होंगे, 15 सालों से है तो उससे ज़्यादा होंगे। तो ये रेंज वेरी करती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दी ड्यूरेशन। ओके, सो ये चीज़ हो गई ड्यूरेशन। दूसरी चीज़ हो गई हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन का मरीज़ है तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं इसके, ठीक है। ओबेसिटी होगी, प्रेगनेंसी होगी, नेफ्रोपैथी होगी, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, एनीमिया हो गया, स्मोकिंग हो गई, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी DRK, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस वही है जो मैंने कहानी आपको बड़ी दिलचस्पी के साथ डबल सप्लाई पढ़ाई थी ना, जो आपको इनर और आउटर लेयर ऑफ दी रेटिना की, ठीक है, उधर ही प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि डायबिटीज़ मिलाइटिस में आपने जब उसकी वेस्कुलोपैथी पढ़ी हो, डायबिटिक वेस्कुलोपैथी, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो कैपिलरीज होती हैं, स्मॉल कैपिलरीज, उनमें जो पेरिसाइट्स हैं, ठीक है, पेरिसाइट्स, वो रेटिना के अंदर जो कैपिलरीज है ना, रेटिनल कैपिलरीज, उनके पेरिसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि एंडोथेलियम के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे? पेरिसाइट्स वो सेल्स हैं जो एंडोथेलियम में पाए जा रहे हैं। किसकी एंडोथेलियम में जी? ब्लड वेसल्स की। ये ब्लड वेसल पूरी है ऐसे, और ये इसके पेरिसाइट्स हैं, यानी उसकी एंडोथेलियम के सेल्स हैं, ठीक है। तो इन एंडोथेलियम के सेल्स जो है डैमेज होना शुरू हो गए। ये डैमेज हो गया किसकी वजह से? शुगर की वजह से। ग्लूकोज इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर ग्लूकोज है बॉडी में, डायबिटीज़ में जो कि होता है, तो वो एक्यूमुलेट होगा, पेरिसाइट को लॉस कराएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या? ये पेरिसाइट ख़त्म हो जाएंगे, ये रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब जो इंटेग्रिटी ऑफ द वॉल ऑफ द कैपिलरी है, दैट विल बी डैमेज्ड, ठीक है। वो डैमेज होगी तो अब क्या होगा जी? अब जाहिर है इंटेग्रिटी नहीं किसी चीज़ की रही, तो इसकी में ब्लड तो आएगा, ब्लड कैपिलरी बल्ज आउट करना शुरू हो जाएगी। यहाँ से जैसे ये कैपिलरी है, पहले इसमें फ्लो होता था, ठीक होता था, अब डायबिटिक कैपिलरी हो गई जी, इसमें वेरिसाइट लॉस हो गई, पैथोजेनेसिस ये, अब ये यहाँ से बल्ज करना शुरू कर जाएगी, थिन हो जाएगी, ज़ाहिर है, ठीक है। यहाँ से बल्ज आउट करेगी, लीकी हो जाएगी, इसमें से ब्लड लीक हो के बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस की बेस पे होगा क्या? एक तो रेटिनल एडीमा होगा, ज़ाहिर ब्लड लीक कर रहा है, रेटिना की ब्लड वेसल्स में ब्लड लीक करना शुरू हो गया तो रेटिनल एडीमा होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी? हार्ड एक्सुडेट्स बनेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी जी? रेटिनल हेमरेज होगी, ठीक है, खून बहना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। वो अब जो हेमरेज है वो सुपरफिशियल भी हो सकती है और डीप भी हो सकती है। सुपरफिशियल जो हेमरेज है वो होगी जी, अपीयर होगी एज फ्लेम शेप्ड हेमरेज, ठीक है। वो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि फ्लेम शेप्ड हेमरेज कैसी होती है। और दूसरी जो डीप हेमरेज होगी ना, यानी समझ लें कि ये लेयर्स थी, तो ये यहाँ पे अगर हो रही है आउटर पार्ट में, तो ये जो है सुपरफिशियल है, जबकि इधर डीप पार्ट में अगर हो रही है ब्लीडिंग, तो ये क्या होगी जी? डीप ब्लीडिंग डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस काज करेगी। कौन सी? डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस। जबकि जो आउटर सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हेमरेजेस हैं, पार्ट वाली हेमरेजेस हैं, वो क्या करेंगे? ये फ्लेम शेप्ड, जैसे आग नहीं होती, आग का फ्लेम होता है, इस तरह की हेमरेजेस काज करेंगे। वो मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
और माइक्रोवास्कुलर ओक्लूजन जो है ना, वो कैसे होती है? ये माइक्रो जो वसल्स हैं उनकी ओक्लूजन कैसे होंगी, उनमें ब्लॉकेज कैसे आएगा? अब देखिए लीकेज का मैंने आपको बता दी है कि उसकी वजह से क्या क्या होगा। डॉट ब्लॉट हेमरेजेस नज़र आएंगी, फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस आपको नज़र आएंगी, उसके अलावा हार्ड एक्सुडेट और रेटिनल एडीमा नज़र आएगा। जबकि माइक्रोवास्कुलर जो ओक्लूजन है यानी छोटी वसल्स की ब्लॉकेज आ गई। ब्लॉकेज कैसे आ रही है? देखिए डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे जब एक्युमुलेशन हो जाएगी शुगर की या ग्लूकोज की, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो थिक होना शुरू हो जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होगी। उसकी वजह से क्या होगा जी कि कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल्स जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डैमेज होंगे और वो स्टिक करना शुरू हो जाएंगे प्लेटलेट्स के साथ, ठीक है। डैमेज होंगे तो ज़ाहिर है वो स्टिक करेंगे, जहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज आता है वहाँ प्लेटलेट्स आते हैं। अब प्लेटलेट वहाँ आ गए तो जुड़ना शुरू हो गए उनके साथ। इसके साथ साथ जो फिब्रिनोलिटिक सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चेंजेस आएंगी कि वो डिफेक्टिव हो जाएगा, वो उनको वापस फिब्रिन को लाइस नहीं कर सकेगा, तोड़ नहीं सकेगा जो क्लॉट बन रहे हैं, ठीक है। तो अग्रीगेशन हो जाएगी उधर, किसकी जी? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्यूलेंस जो हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। अब होगा क्या कि कैपिलरी ब्लॉक होगी, ज़ाहिर है इतनी चीज़ें ब्लॉक बना गया तो अब कैपिलरी से परफ्यूजन नहीं होगी। परफ्यूजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। किसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? रेटिना के पार्ट्स को, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर ब्लॉकेज आ गया है कैपिलरी में। तो इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया की वजह से क्या होगा? रेटिनल इस्कीमिया काज कॉटन वूल स्पॉट्स। अब वो क्या करेगा जी? इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया क्या कर रहा है जी? कॉटन वूल स्पॉट्स बनाएगा, ठीक है। ये मैं भी सिर्फ बता रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के कि वाकई ये वही चीज़ें हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स ही हैं, ठीक है ना। तो ये कॉटन वूल स्पॉट्स बनाएंगे किसकी वजह से? ये ओक्लूजन की वजह से। और न्यूवास्कुलराइजेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे? रेटिना के ऊपर। एक तो रेटिना पे होगी न्यूवास्कुलराइजेशन। न्यूवास्कुलराइजेशन की नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी रेटिना के ऊपर। ज़ाहिर है पहली ब्लॉक हो गई है छोटी वेसल, तो अब ज़ाहिर है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं। जब ज़ाहिर है परफ्यूजन ना हो रही हो तो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं जिनका काम होता है वेसल्स को ग्रो करवाना, ठीक है ना। तो अब वो आएंगे, वेसल्स न्यू बनना शुरू हो जाएंगी। एक तो रेटिना के ऊपर बनेगी, दूसरी आइरिस के ऊपर बनेगी। आइरिस के ऊपर जो बनेगी उस कंडीशन को कहते हैं रूबियोसिस आइराइडस, ठीक है। क्या कहते हैं जी? रूबियोसिस आइराइडस। ये हमने एक और जगह पे पढ़ी थी ये कंडीशन, रूबियोसिस आइराइडस। ये ग्लाउकोमा में पढ़ी थी, ठीक है ना। क्योंकि ग्लाउकोमा में रूबियोसिस आइराइडस की वजह से क्या हो जाता है जी? ग्लाउकोमा हो रहा था क्योंकि न्यूवास्कुलराइजेशन अगर आइरिस पे हो तो आइरिस से आगे ज़ाहिर है एंगल वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ग्लाउकोमा हो रहा था। तो ये कंडीशन एक्चुअली कहाँ से आ रही है जी? रेटिना के इफेक्ट की वजह से, कि रेटिना के ऊपर परफ्यूजन नहीं हो रही, इस्कीमिया हो गया, ब्लड नहीं आ रहा क्योंकि ओक्लूजन हो गई है स्मॉल कैपिलरीज की। तो अब ज़ाहिर है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर निकले हैं जिन्होंने ग्रो करना शुरू किया है न्यू वेस्कुलर वेसल्स को, या न्यू वेस्कुलराइजेशन शुरू की है, और उसकी वजह से ही जो है आइरिस पे भी न्यू वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं जिसको रूबियोसिस आइराइडस कहते हैं, ठीक है। दूसरी ये चीज़ होगी। तीसरी क्या चीज़ होगी जी? आर्ट्रियो वेनस शंट बनना शुरू हो जाएंगी, कि जो आर्टरीज हैं रेटिना पे और जो वेन्स हैं वो डायरेक्टली शंटिंग शुरू हो जाएगी, कि आर्टरी से वेन में ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये भी कब होगा? इस्कीमिया की बिना पर होगा। वरना क्या होता है नेचुरली, आर्टरी से आर्ट्रियोल बनता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरी बनती है, कैपिलरी से वेन्यूल बनता है, वेन्यूल से वेन बनती है, ठीक है। लेकिन इधर डायरेक्ट हो जाएगा, सिस्टम शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी इसको कह सकते हो आप, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। एक दफ़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि देखें दो चीज़ें होती हैं पैथोजेनेसिस में। एक तो इस्कीमिया हो रहा है या ब्लड ब्लॉकेज आ रही है। नहीं, पहली चीज़ ब्लॉकेज नहीं, पहली चीज़ मैंने आपको कहा कि लीकी वेसल्स हो जाएंगे, ठीक है। लीकी वेसल्स क्यों हो रही थी? पेरिसाइड्स के लॉस की वजह से। ये मैंने जो समझाया था, पेरिसाइड लॉस हो गए तो बल्ज आउट करना शुरू हो जाएगी, ऐसे बल्ज आउट करेगी
कैपिलरी, और इधर से ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा। लीकी वेसल किसकी वजह से, मैंने 3 चीज़ें बताई। क्या? रेटिनल एडिमा होगा, जाहिर है ब्लड निकल रहा है, लीक हो रहा है तो एडिमा ही होगा उधर, ठीक है। दूसरा हार्ड एक्सुडेट बनेगी। तीसरा क्या बनेगा जी? रेटिनल हेमरेजेस होंगी। हेमरेजेस 2 तरह की होती हैं, फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस जो कि सुपरफिशियल पार्ट में अगर हो तो फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस थी, अगर डीप पार्ट में हो तो ब्लॉट एंड डॉट हेमरेजेस बन रही थी। जबकि अगर माइक्रोवास्कुलर ओक्लूजन हो गया, ओक्लूड हो गई आर्टरी कैपिलरीज वगैरह, ठीक है, तो माइक्रोथ्रोम्बोई कैसे बना वो पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दी। ओक्लूड अगर होंगी तो किस तरह के जो है तो रेटिना नजर आएगा, इस्कीमिया होगा और उससे कॉटन वूल स्पॉट्स बनेगी। कौन सा? कॉटन वूल स्पॉट्स पहले बनेंगे। दूसरा क्या बनेगा जी? रूबियस आइराइडिस होगा। आइरिस के ऊपर भी न्यूवास्कुलराइजेशन होगी और रेटिना के ऊपर भी न्यूवास्कुलराइजेशन हो गई। तीसरी क्या चीज़ मैंने बताई कि आर्ट्रियोवेनस शंट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे हमें पता लगेगा कि किन साइंस से पता लगेगा कि कौन सी स्टेज चल रही है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं ना, यही उधर अप्लाई होने वाली हैं और काम आने वाली हैं, ठीक है। ओके, तो डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है उसकी 6 स्टेजेस हैं, ठीक है ना। उसकी कितने स्टेजेस हैं? 6 स्टेजेस हैं। वो किस बिना पर है? जो हमें साइंस नज़र आएंगे, रेटिना को एग्जाम करते हुए जो साइंस नज़र आएंगी उसकी बेस पे हमने डिवाइड किया है डायबिटिक रेटिनोपैथी को 6 तरह के स्टेजेस में, ठीक है ना। वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता क्या है एक्चुअली। शुरू में क्या होगा, पेशेंट किस सिम्टम के साथ आएगा, ठीक है। सिम्टम्स जो होंगे वो होंगे जी इम्पेयरमेंट ऑफ विजन के नज़र कम हो गई है, ठीक है। और शुरू में कोई ऐसा भी पेशेंट आ सकता है कि जिसके ये सिम्टम्स भी ना हो, कोई सिम्टम हो ही ना, वैसे ही किसी और डिजीज को चेक करवाने के लिए आया है और आपने जब फंडस एग्जाम किया तो आपको पता लगा कि ये चक्कर है। अब इम्पेयरमेंट ऑफ विजन होगा कब? होगा तब जब फोविया इन्वॉल्व हो, या तो फोविया इन्वॉल्व हो। अगर फोविया इंटैक्ट है तो बाकी बेशक डायबिटिक रेटिनोपैथी चल रही है ना पूरे रेटिना में भी, लेकिन फोविया जो एरिया है सेंसिटिव एरिया जो कि मेनली विजन में इन्वॉल्व होते हैं, वो अगर इन्वॉल्व नहीं है तो विजन लॉस नहीं होगी, ठीक है। दूसरी क्या चीज़? विट्रस हेमरेज, जो बड़ी चीज़ है, विट्रस हेमरेज ना हुई हो तो भी विजन लॉस नहीं मिलेगी आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी में, ठीक है। एक क्या जी? फोविया इंटैक्ट है और दूसरा विट्रस हेमरेज नहीं हुई भी। ये दोनों अगर हैं, फोविया इन्वॉल्व हो गया है या विट्रस हेमरेज हो गई है, तो इन दोनों सूरतों में विजन इम्पेयरमेंट हुई होगी, इम्पेयर्ड मिलेगी आपको विजन, ठीक है, कमी हुई होगी विजन में। दूसरी क्या चीज़? सडन लॉस भी हो सकता है और ग्रेजुअल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये होंगे लॉस ऑफ विजन, ठीक है, नज़र में कमी होगी, जो भी सडन लॉस हो सकता है या ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता कम हुई नज़र या एकदम से अचानक चलेगी, ठीक। ये दोनों तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब साइंस क्या है? साइंस वो चीज़ें हैं जिसकी बिना पर हमने ग्रेडिंग की हुई है, और ग्रेडिंग की बेस पे हम उन साइंस की बेस पे हम कहते हैं कि ये पहला ग्रेड है जी। पहला ग्रेड कौन सा होता है जी? बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये देखिए नाम से पता लग कि बैकग्राउंड में कोई डिजीज चल रही है डायबिटिक रेटिनोपैथी ही, लेकिन हमें पता नहीं है अभी उसका, ठीक है ना। इसमें साइंस होंगी कुछ। वो साइंस क्या होंगे जी? वो साइंस होंगे, पहला साइन होगा माइक्रो एन्यूरिज्म। माइक्रो एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है जी? कि वही छोटे बल्जेस जो बन रहे होते हैं, एन्यूरिज्म, एओर्टिक एन्यूरिज्म आपने पढ़ा था ना पैथोलॉजी में, तो उसी तरह का बल्ज आउट कैपिलरीज में जो होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रो एन्यूरिज्म, क्योंकि माइक्रो वेसल्स में हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ आपको मिलेगी जी? हेमरेजेस मिलेगी। हेमरेजेस कौन से मिलेंगे? एक तो फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस मिलेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेंगे? अगर नर्व फाइबर लेयर रेटिना की इन्वॉल्व हो रही हो तो, ठीक है। दूसरे डॉट ब्लॉट हेमरेजेस मिलेंगे, ठीक है। सुपरफिशियली अगर इन्वॉल्वमेंट है रेटिना की नर्व फाइबर्स की, तो सुपरफिशियल में आपको कौन से? फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, वो इधर ही मिलेंगे जी, बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में ही मिलेंगे। और दूसरे कौन से मिल रहे हैं आपको? डॉट
ब्लॉट हेमरेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस आपको मिल रहे हैं रेटिना के ऊपर। तीसरी क्या चीज़ मिल रही है जी, हार्ड एक्सुडेट्स, हार्ड एक्सुडेट्स बने हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली हार्ड एक्सुडेट्स हैं क्या चीज़ें, ये जो इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर होती है ना रेटिना की, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर और इनर रेटिना जो है, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स और लिपिड्स मटेरियल ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और ये येलो वैक्सी अपीयरेंस देते हैं, येलो वैक्सी अपीयरेंस। इसको क्या कहते हैं हम, हार्ड एक्सुडेट्स, ठीक है, हार्ड एक्सुडेट्स भी बनेंगे इसमें बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में। चौथी जो चीज़ बनेगी वो होगी रेटिनल एडीमा, के एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी रेटिना शुरू हो जाएगा। ये अपीयरेंस देगा जी मैक्यूला के ऊपर सिस्टॉइड अपीयरेंस, ठीक है, सिस्ट जैसे सिस्ट की अपीयरेंस होती है ना, इस तरह की सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा कहेंगे इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में चल रही। दूसरी जो स्टेज है जी वो है प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी की डायग्राम में आपको बता देता हूँ, यह है डायग्राम, ठीक है, हार्ड एक्सुडेट इस तरह के नजर आते हैं, ठीक है, येलो कलर के वैक्सी अपीयरेंस है इनकी ये, और डॉट ब्लॉट हेमरेजेस इस तरह के नजर आते हैं, ये छोटे छोटे डॉट ब्लॉट डीपर हेमरेज हुई हुई है डीप लेयर में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें सिर्फ इधर शो की हुई हैं इस डायग्राम में, ये आपको पता लग जाए तो यही बेहतर है, ठीक है। तो जो दूसरी प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, उसमें क्या होता है जी, उसमें ये होगा कि वस्कुलर चेंजेस आएंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो थी उसमें चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, जो कि बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में नहीं थी, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ होगी, वेन्स चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। वेन्स क्या, वेन्स में बीडिंग होगी, लूपिंग होगी, ठीक है, और सेगमेंटेशन आना शुरू हो जाएगी। आर्टरियोल्स जो हैं वो नैरो होना शुरू हो जाएंगे। अब और क्या चीज़ होगी जी, कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे आपको, जो कि बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में नहीं मिल रहे थे, लेकिन इसमें मिलेंगे कॉटन वूल स्पॉट्स, जो कि किस तरह के होंगे, वाइट ग्रे एरियाज मिलेंगे और इनके डिस्टिंक्ट मार्जिन्स होंगे। उधर कौन सी हेमरेजेस मिल रही थी, डॉट ब्लॉट, इधर है डार्क ब्लॉट हेमरेजेस, डॉट ब्लॉट के बजाय डार्क ब्लॉट हेमरेजेस, ठीक है। ये रेटिनल इंफाक्ट को शो करेंगे कि बड़े एरिया पे इंफॉक्शन हो रही है, छोटे छोटे डॉट नहीं है बल्कि डार्क ब्लॉट बना हुआ है, पूरा धब्बा बना हुआ है, ठीक है ना। और इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज शो होंगी, इसको इरमा भी कहते हैं, इंट्रा रेटिनल IRMA, इंट्रा रेटिनल मैक्यूलर माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, जो किस में होंगी, जाहिर है आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स में होंगी। इसकी डायग्राम में आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। ये वेन्स की डायलेशन नजर आ रही है आपको, ये सॉसेज लाइक डायलेशन वेन्स की है, ये आपको प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में दिखा रहा हूँ, ठीक। दूसरी आपको कॉटन वूल स्पॉट्स दिख रहे, ये वाले आपको बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में नहीं दिखे थे, ठीक है, कॉटन वूल स्पॉट्स ये नजर आ रहे हैं, ये वाइटिश हैं, ग्रे एरियाज हैं, ठीक है, दरमियान से वाइट नजर आएंगे और साइडों से ग्रे, ठीक, कॉटन वूल स्पॉट्स और हार्ड एक्सुडेट्स ये नजर आ रहे हैं, और डार्क ब्लॉट, उधर डॉट ब्लॉट थे, छोटे छोटे ब्लॉट्स थे, इधर डार्क ब्लॉट, पूरा ब्लॉट बना हुआ है, ठीक है, और डार्क है, ठीक है, इन्फॉक्ट की वजह से। नेक्स्ट है जी प्रोलिफरेटिव स्टेज। अब प्रोलिफरेटिव स्टेज, नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव स्टेज में ये होगा जी कि न्यू वस्कुलराइजेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब न्यू वस्कुलराइजेशन दो जगहों पे होगी, पहली ऑप्टिक डिस्क का जो हेड होगा वहां पे होगी, और दूसरी जो होगी वो होगी जी एल्सवेयर, यानी उसके अलावा जो हिस्सा है रेटिना का वो कहीं भी हो सकती है न्यू वस्कुलराइजेशन, ठीक है ना। न्यू वस्कुलराइजेशन आपको मैंने पहले पैथोजेनेसिस बता दिया कि वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, जाहिर है
रिलीज़ होते हैं जब, तो उसकी वजह से न्यूवास्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम देखें तो और क्या चीज़ मिलेगी जी, विट्रस डिटैचमेंट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर न्यू वेसल्स जो हैं वो लीकी सी होंगी, वो उस तरह की वेसल्स थोड़ी हैं जो पुरानी एसएल वाली वेसल्स थी। ठीक, लीकी होंगी, हेमरेजेस होंगी और विट्रस की डिटैचमेंट होगी। ज़ाहिर हेमरेज हो रही है तो विट्रस आपने को मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि हेमरेज जब रेटिना की वेन्स में या आर्टरीज में होती है तो उसकी वजह से विट्रस डिटैचमेंट होती है। ठीक है, तो इधर विट्रस डिटैचमेंट आपको मिलेगी और रेट्रो हायर स्पेस में हेमरेज मिलेगी आपको। और इसकी डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। ठीक है, प्रोलिफरेटिव स्टेज की ये डिस्क पे न्यू वेसल्स बनना शुरू होगी। पहले तो ये थी ना बड़ी वाली वेसल, अब न्यू वेसल्स आपको डिस्क पे मिल रही हैं। डायलेटेड वेन्स तो मिल ही रही हैं। कॉटन वूल स्पॉट्स तो पहले ही मिल गए थे, प्री प्रोलिफरेटिव में ही थे, इसमें तो वैसे भी होंगे। ठीक है, हेमरेजेस ये नजर आ रही है और हार्ड एक्सुडेट ये बने हुए हैं। ठीक है, मेन चीज क्या है, प्रोलिफरेटिव की न्यू वेस्कुलराइजेशन जो आपको डिस्क पे मिल रही है। ठीक है ना, और ये आपको कंफर्म करेगी कि ये प्रोलिफरेटिव स्टेज है, क्योंकि प्री प्रोलिफरेटिव में जो है तो न्यू वेस्कुलराइजेशन नहीं थी। ठीक है, ये जो न्यू वेस्कुलराइजेशन एल्सवेयर है, यानी कि डिस्क के अलावा यहाँ पे ये देखें, ये यारी नजर आ रही है आपको, ये न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है एल्सवेयर। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैंने आपको साइंस बताए थे वो क्या थे जी, बोट शेप्ड सब हाइलोइड हेमरेज, यानी ये देखिए बोट कश्ती की तरह की पूरी हेमरेज बनी हुई है और ये सब हाइलोइड स्पेस में है। आपको पता है विट्रस के पीछे की जो एरिया होता है, ठीक है, सब हाइलोइड मेम्ब्रेन से पीछे का एरिया, विट्रस की जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन थी ना, एक सूडो मेम्ब्रेन जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसके पीछे। ठीक है, जाहिर है रेटिना के आगे और विट्रस से पीछे ये हेमरेज हुई, ब्लड इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से ये बोट शेप क्या बन गई जी, हेमरेज बन गई। ठीक है, ये न्यूवास्कुलराइजेशन एल्सवेयर है, डिस्क पे नहीं है बल्कि डिस्क से दूर है, और ये डिस्क पर है, न्यूवास्कुलराइजेशन एज एट डिस्क। ठीक है ना, ये सब क्या शो कर रही है जी के प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये। ठीक है, आगे होगी जी डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, यानी कि मैक्यूला के ऊपर डायबिटिक रेटिनोपैथी जो शो होगी उसको डायबिटिक मैक्यूलोपैथी कहेंगे। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक तो मैक्यूला के ऊपर आपको क्या मिलेगा, मैक्यूला के ऊपर सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा, यानी मैक्यूला के जो रीजन में एडिमा मिल रहा होता है ना, वो आपको शो हो जाएगा सिस्टोइड तरह का, एक सिस्ट की तरह का नजर आता है। और हार्ड एक्सुडेट वैसे भी नजर आ रही थी आपको पहले भी, इधर भी नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे नजर आएंगे जी, मैक्यूला पे नजर आएंगे। ठीक है, और बाकी क्या नजर आएगा आपको, प्री मैक्यूलर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ठीक है, और मैक्यूलर फ्रैक्शनल डिटैचमेंट, कि मैक्यूला किससे डिटैच होगा जी, या आगे जो विट्रस है उससे डिटैच होगा ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, मैक्यूलर डिटैचमेंट इसको कहेंगे। इसकी आगे कुछ और टाइप्स भी बताई हुई हैं जो है कि डायबिटिक मैक्यूलोपैथी को क्लिनिकली शो करेंगी। ठीक है, वो क्या होगी, एक फोकल एक्सुडेटिव मैक्यूलोपैथी होगी। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी जी, डिफ्यूज एक्सुडेटिव। ठीक, तीसरी होगी इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी, चौथी होगी मिक्स्ड मैक्यूलोपैथी जिसमें एक्सुडेट भी बने होंगे और इस्कीमिया भी हुआ होगा। ठीक है, और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा मिलेगा आपको इसमें। इस स्टेज का अगर मैं आपको शो करूं तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी आपको। ठीक है, इस तरह की हार्ड एक्सुडेट इन्वॉल्विंग फोविया, ये देखें, ये जो मैक्यूला का एरिया था ना, मैक्यूला के सेंटर का एरिया फोविया, उस पे बने हुए ये हार्ड एक्सुडेट। ठीक है, ये जो आपको येलोविश नजर आ रहे हैं, असल में ये थोड़े हैं वाइटिश कलर के, ग्रे कलर के, लेकिन ये नज़र आपको इसमें येलो ही आ रहे हैं, मुझे भी येलो ही आ रहे हैं। तो अब देखें ये हेमरेज नज़र आ रही है। ठीक हो गया, मैक्यूला के एरिया पे ये। अच्छा, मैक्यूला के एरिया आपको इस तरह से समझ में आता है ना कि ये जो हमेशा वेसल्स होती है ना, बिगर वेसल्स, वो कभी भी मैक्यूला पे नहीं होती।
ठीक है ना, वो साइडों पे होती हैं और सेंटर में जो एरिया होता है, क्योंकि उस पर ज़ाहिर वेसल होंगी तो ओपैक हो जाएगा, ओपैक होगा तो सेंसिटिव नहीं रहेगा, जबकि वो मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है फोविया सेंट्रैलिस मैक्यूला का एरिया जो है सेंट्रल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज जो है वो है एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है। एडवांस स्टेज में अब क्या होगा जी, एडवांस स्टेज में परसिस्टेंट विट्रेस हेमरेज आपको मिलेगा, कि विट्रेस में हेमरेज हुई हुई है लेकिन परसिस्टेंट है, वही ऐसी नहीं है कि थोड़ी सी हो गई और बस ठीक है, नहीं, बल्कि परसिस्टेंट है, वो हमेशा रहने वाली हेमरेज है, बहुत ज़्यादा हेमरेज है। और दूसरी क्या चीज़, रेटिनल डिटैचमेंट, ज़ाहिर है हेमरेज इतनी हो गई, विट्रेस में भी हो गई, तो रेटिना डिटैच हो जाएगा विट्रेस से, इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ठीक है। ओपैक मेम्ब्रेन्स बनी हुई नजर आएंगे आपको विट्रेस में, क्योंकि ज़ाहिर उधर ब्लड आ गया है, तो ज़ाहिर ओपैक ही होना है उसने। रूबियस आयराइडस मिलेगा आपको एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी में। क्या, रूबियस आयराइडस, वही नियोवास्कुलराइजेशन एट दी आइरिस, जो कि काज कर रहा होगा किसको, यूबियोटिक ग्लाउकोमा को। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो स्टेज है आ रही वो है बर्न आउट स्टेज। बर्न आउट स्टेज में होता क्या है, ये एंड स्टेज होती है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की एंड स्टेज होती है। यहाँ पे वेस्कुलर कंपोनेंट जो है ना वो रिग्रेस कर जाते हैं और सिर्फ वेस्कुलर फिब्रस कंपोनेंट रह जाते हैं। ठीक है। यानी ब्लड वेसल रहेंगी ही नहीं, रिग्रेस हो जाएंगी। इतना नेक्स्ट एरिया, मतलब नेक्स्ट लेवल चला गया ना कि अब ब्लड वेसल्स ही नहीं रही, तो बाकी क्या होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कोई फिब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन रेटिना पे नहीं मिलेगी, कि ये नहीं आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्लड वेसल न्यू वेसल बन रही है और ये ब्लड वेसल ख़राब हो गया, वेसल ही नहीं रहेगी, सिर्फ फिब्रस स्ट्रक्चर उसका रहेगा, वेसल्स ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी को आप कैसे एग्ज़ाम कैसे करते हैं, कैसे आप डायग्नोज करेंगे, तो उसके लिए फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है, फंडोस्कोपी की जाती है। ठीक है। फंडस एक फंडोस्कोप एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर आगे लाइट होती है। ठीक है। वो आप पेशेंट की आंखों के अंदर लाइट लगा के चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है। ये डायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोप से भी आप देख सकते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से भी। इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोपी में ये होता है कि ऑप्थाल्मोस्कोप के आगे आप क्या रखते हैं जी, एक लेंस भी रखते हैं। ठीक है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं विद और विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है। फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, ठीक है, एफएफए जिसको कहते हैं, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, इसके जरिए से भी आप असेसमेंट कर सकते हैं, लीकी एरियाज को देख सकते हैं इससे, और ओक्लूजन को कि इस्कीमिया कहाँ हो रहा है और ओक्लूजन कहाँ पे आई है। ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं वहाँ पे। और ओसीटी कर सकते हैं आप, ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है। ये यूजफुल होती है रेटिनल एडीमा को देखने के लिए, एडीमा को देखने के लिए ये अच्छी चीज़ है। ठीक है। और ये एफएफए जो फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी थी वो किसके लिए थी, लीकी एरियाज को देखने के लिए और ओक्लूजन को देखने के लिए कि कहाँ पे ब्लॉक आया हुआ है और कहाँ पे लीकेज हो रही है ब्लड वेसल, उसके लिए एफएफए, और ओसीटी एडीमा को देखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है इसका, लेजर ट्रीटमेंट और सर्जिकल। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, लेजर से भी इसको ट्रीट किया जाता है और सर्जरी भी की जाती है। मेडिकल तरीका जो है, मेडिसिन जो दी जाती है वो कौन सी दी जाती है जी, वो एक तो दी जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ठीक है। एक तो आप देख सकते हैं जी इंट्राविट्रियल स्टीरॉइड्स। ठीक है। स्टीरॉइड्स आप देंगे, इसका काम क्या है जी, स्टीरॉइड का काम होता है एडीमा को कम करना। ठीक है। स्टीरॉइड्स आपने दे दिए, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो रही है। ठीक है। स्टीरॉइड आपने दे दिए, दूसरा आप क्या करेंगे जी, इससे मैक्यूलर एडीमा को कम करेंगे, एडीमा को कम करने के लिए स्टीरॉइड दे रहे हैं। दूसरा काम आप कर सकते हैं जी, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर दें, डायबिटीज़ की जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो गए अगर, तो बंदा वैसे भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी तो डायबिटिक रेटिनोपैथी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। हाइपरटेंशन कंट्रोल करते हैं, हाइपरटेंशन, एनीमिया, नेफ्रोपैथी अगर है
उसको कंट्रोल करेंगे। हाइपरलिपिडीमिया है तो लिपिड को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए लो फैटी डाइट लेंगे, ठीक है। इससे भी फिर वो रेटिनोपैथी ठीक हो जाएगी। और मेडिकल जो ट्रीटमेंट दूसरी दी जाती है वो होती है जी एंटी वेगफ ट्रीटमेंट। क्या, ये याद रखनी है आप, एंटी वेगफ, VAVEGF, ठीक। वेगफ का मतलब वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और एंटी का मतलब है एंटी, मतलब वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आ रहे थे, उन्हीं की वजह से तो ब्लड वेसल न्यू वेसल्स बन रही थी ना, जो लीकी थी, ठीक है। अब एंटी वेगफ ट्रीटमेंट ये होता है कि एंटी वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स आप देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उससे क्या हो जाता है जी, न्यू वस्कुलराइजेशन वगैरह नहीं होती, तो प्रोलिफरेशन स्टेज जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं करती, उससे पीछे पीछे ही रुक जाती है रेटिनोपैथी, ठीक है। ये 3-4 तरीके से जो मेडिकल ट्रीटमेंट था, ठीक है। दूसरा है लेजर ट्रीटमेंट, फोटोकोगुलेशन के जरिए से करते हैं, ठीक है। लेजर्स के जरिए से फोटोकोगुलेट करते हैं हाइपोक्सिक एरिया जो है रेटिना के ऊपर, वहां पे क्या अब लेजर के जरिए से न्यू वेसल जो है उनको ऐसे ख़त्म कर देंगे लेज़र लगा के, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर देंगे लीकी एरियाज़ को, और इन्हेंस करेंगे आप एडिमा को के एब्जॉर्प्शन को। लेज़र एप्लीकेशन आप कर सकते हैं जी फोकल ट्रीटमेंट मैक्यूलर एडिमा के लिए, फोकल मैक्यूलर एडिमा के लिए, और गिल्ड ट्रीटमेंट डिफ्यूज मैक्यूलर एडिमा के लिए, ठीक है। और पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं फोटोकोगुलेशन के, लेज़र एप्लीकेशन के। तो इन तरीक़ों से डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट किया जाता है, और ज़्यादा बेहतर ये है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए, उसके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक्चुअली जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ना, उसमें सिर्फ यही काम नहीं हो रहा होता, सिर्फ आई की डिजीज़ नहीं हो रही होती, बाकी भी पैथोजेनेसिस पूरी की पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन में चल रही होती है तकरीबन, ठीक है। ऐसी जो है ना बकवास किस्म की बीमारी है ये डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसलिए आप हमेशा एक्सरसाइज करते रहें। अगर टाइप 2 वाली है तो उसका हल ही यही है कि आप एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन रखें और शुगर इनटेक कम रखें, ठीक है। इससे क्या होता है जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, सेडेटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दें। इससे क्या होता है, सेंसिटाइजेशन जो होती है इंसुलिन की वो ठीक हो जाती है, सेल्स सेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन जो है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाते हैं टाइप 2 में। और टाइप 2 ही बेसिकली अक्सर होती है 20 के बाद और 60 तक, और मतलब जो बड़े लोगों में हो रही है, ठीक है। इसलिए उसको कंट्रोल में रखें तो आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी मोस्ट ऑफ दी केसेस में होगी ही नहीं, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।